So, good evening, everyone, and welcome back once again to another session of PMI analysis. In this session, guys, we are going to do the PMI analysis, that is the pre mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. All right, so let's begin with the session without any delay. And PMI analysis क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ in short. So, first of all, after reading any particular article from any newspaper, you have to identify its potential, its importance in your exam, that whether the question can be asked from this article or not, or you are unnecessarily wasting your time. ठीक है, देन यू हैव टू कनेक्ट इट विद योर सिलेबस कि मेरे सिलेबस के कौन से पार्ट का ये आर्टिकल, सिलेबस के कौन से पार्ट में आर्टिकल सूटेबल है, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम आइदर इन प्री मेंस और इंटरव्यू. ठीक है, इट कैन नॉट बी हैपन कि आप डायरेक्टली आप एक आर्टिकल पढ़ो और उसमें से एक डायरेक्टली उठ के कोई भी क्वेश्चन आ जाए. ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू डीपली एग्जामिन दैट आर्टिकल, एंड फॉर दैट दीज सेशंस आर बीइंग कंडक्टेड. So you just have to watch these sessions and is the UPSC CSE examination. Alright, so let's move ahead to the very first article. So I hope आप सबको अब तक पता चल गया होगा. Emmanuel Macron is the new president of not new, second term है उनका. तो Emmanuel Macron has been re-elected as the president of France. ठीक है, तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है, एंड इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा बस हम वो डिस्कस करेंगे. बिकॉज फ्रांस के सामने क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, या फिर क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है रिलेटेड टू इलेक्शंस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शंस इन फ्रांस, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द इम्पैक्ट ऑन इंडिया. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया. ये जो मैक्रॉन का री इलेक्शन हुआ इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में इलेक्शंस के बारे में. सो मैक्रॉन हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सेकंड टाइम, एंड ही इज ओनली द थर्ड फ्रेंच प्रेसिडेंट हु हैज वन द सेकंड टर्म. ठीक है, इससे पहले फ्रेंकोइस मिटरैंड इन द ईयर 1988 एंड जैक्स शिराक इन द ईयर 2002. इनसे पहले, मैक्रॉन से पहले केवल दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेकंड टर्म जीती थी एज अ फ्रांस प्रेसिडेंट. However, his victory margin diminished when compared to the year 2017 runoff. It has been decreased from 66% to 58.5%. While Miss Marine Le Pen, जो कि उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, improved her score from 34% to 41.5%. ठीक है, हालांकि जो स्कोर है उसमें कमी आई है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत तो जीत होती है. ठीक है, French president, remember guys, this is very important. French president is elected for a period of 5 years. Earlier, it was 7 years. इससे पहले 7 साल था, but I think in the year 2000 or 2002, I'm not sure about the year, but इसको कम करके कितना कर दिया 5 years. So the current situation is that the French president is elected for a period of 5 years, and a person can be elected as president for maximum 2 times. Same as in America. यूएस में भी यही होता है, एक आदमी 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है मैक्सिमम, बट इन इंडिया ऐसा नहीं है. इंडिया में एन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट चुने जा सकता है एक पर्सन. नाउ पार्टी ऑफ मैक्रॉन, LREM, जिसकी फुल फॉर्म थोड़ी फ्रेंच में है, तो जस्ट रिमेंबर ही इज फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, ला रिपब्लिकन एंड मार्शे, एंड द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस इज नोन एज नेशनल असेंबली. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द ब्रीफ इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया. अब देखो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा इस बात का, क्योंकि अगर मरीन ले पेन प्रेसिडेंट बन जाती तो ये थोड़ी सी इनका जो व्यूज है वो थोड़े से राइटिस्ट है. ठीक है, पूरे मतलब ये समझो कि दूसरी डोनाल्ड ट्रंप है. तो जैसे इनके बनते ही इनका जो पॉलिसी है दैट इज फ्रांस फर्स्ट, जो कि होना भी चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है कि ये फ्रांस को ही पहले देखते हैं. इनका ये भी मानना था कि हम फ्रांस को नेटो से बाहर निकल जाना चाहिए. इनका मानना था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो फ्रांस कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो नहीं करना चाहिए. इसके अलावा इनका ये भी मानना था कि यूरोपियन यूनियन से फ्रांस को निकल जाना चाहिए और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए बेनिफिशियल होने वाली नहीं थी. अगर हम नेटो को छोड़ दें, नेटो का निकल जाने से फ्रांस का नेटो से निकल जाने से इंडिया पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाएगा फ्रांस, तो इंडिया के सपनों पे पानी फिर सकता है. वो कैसे? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर फ्री ट्रेड साइन करना है तो उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा रोल होने वाला था. ठीक है, और इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन से अगर फ्रांस ने हाथ हटा दिया तो हमें चाइना को काउंटर करने में प्रॉब्लम हो सकती थी अगर मरीन ले पेन प्रेसिडेंट बन जाती. ठीक है, बट अब ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है कि अब इमानुएल मैक्रोन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. So this will pave a way for free trade agreement between India and European Union, as Macron is pro European Union.
ठीक है, वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकले फ्रांस। और इससे पहले, और ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि कुछ टाइम पहले इमानुअल मैक्रोन की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि फ्रांस विल बी इंडियाज न्यू एंट्री पॉइंट टू यूरोपियन यूनियन। अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन में एंट्री चाहता है तो उसको पूरी तरीके से हेल्प करेगा फ्रांस। तो बेसिकली फ्रांस विल एक्ट एज अ न्यू एंट्री पॉइंट टू यूरोपियन यूनियन फॉर इंडिया। इफ मरीन ले पेन would have become the president of France, then India would not get support of France in Indo-Pacific region to counter China, and that is very very important. And इसके अलावा कई मिलिट्री जो चीज़ें हुई हैं, मिलिट्री टाइज जो है दोनों कंट्रीज के बीच में, डिफेंस टाइज कह सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें मैक्रोन के रीन की। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो रफाइल था, हालांकि इस तरीके के डील्स बाद में भी हो सकते थे, किसी और प्रेसिडेंट के होने से भी हो सकते थे, बट येस अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट वर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ मैक्रोन्स रीन्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। फ्रांस हैज इवन सपोर्टेड इंडिया विद पाकिस्तान FATS स्टेटस ड्यूरिंग द रीन ऑफ मैक्रोन, फर्स्ट टर्म ऑफ मैक्रोन, ऑल्सो इन न्यूक्लियर एनर्जी एंड इन कश्मीर इशूज ऑन ऑल द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो इसीलिए इमानुअल मैक्रोन का जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। एंड ड्यूरिंग, अब देखो क्या होता अगर मरीन ले पेन प्रेसिडेंट बन जाती, तो उनका तो सीधा सीधा है कि फ्रांस फर्स्ट, तो इन चीज़ों में उनका जो इंटरफेरेंस है फ्रांस का वो खत्म हो जाता। जो सपोर्ट है इंडिया की तरफ इन दीज इश्यूज, लाइक फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, कश्मीर इशू हो गया, या पाकिस्तान को FATF स्टेटस हो गया, इन सारे इश्यूज में जो फ्रांस का सपोर्ट था टुवर्ड्स इंडिया वो खत्म हो सकता था। बट अगेन इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। एंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मैक्रोन फ्रांस कुड बिकम इंडियाज न्यू रशिया, और ऐसे माना जा रहा है कि फ्रांस विल बी न्यू रशिया फॉर इंडिया अगर फ्रांस ये जो मैक्रोन है उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसके अलावा जो इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स मेंशन है रिलेटेड टू द इलेक्शंस, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द प्री मेंस एंड इंटरव्यू एनालिसिस। अब प्री मेंस में से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रेंच प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 7 years। नो, ये अर्लियर प्रोविजन था, 7 साल के लिए पहले था, बट नाउ the term has been reduced for a period of 5 years. In France, a person can become president for maximum 2 times. Yes, this is absolutely correct. And French parliament is called National Assembly. तो ये भी बिल्कुल सही है। तो correct answer will be what option B only 2 and 3। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है रिगार्डिंग the political system of France. And now for mains and interview, this article is very important. मेंस में GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका काफी स्कोप है, एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस। फ्रांस विल बी इंडियाज न्यू एंट्री पॉइंट टू यूरोपियन यूनियन, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंटली हेल्ड फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो बेसिकली आपको इसमें यही बताना है कि किस तरीके से जो फ्रांस है वो इंडिया के लिए एक नया एंट्री पॉइंट होगा यूरोपियन यूनियन का, और ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है इन दिस स्लाइड, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, नाउ इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में, ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अब जो मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा से, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, या ये इंडिया के लिए अच्छी बात है या गलत बात है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, जिसका आंसर आप बिल्कुल ईजिली दे सकते हो, आई बिलीव नाउ, क्योंकि हमने इम्पैक्ट ऑन इंडिया पढ़ लिया है। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल विच इज अबाउट मिशन अंत्योदय। ये आर्टिकल बात कर रहा है मिशन अंत्योदय की। नाउ मिशन अंत्योदय बेसिकली क्या है, ये लोकल डेवलपमेंट के लिए है। लोकल बेसिकली जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑफ द रूरल एरियाज, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, उसके ऊपर फोकस्ड है मिशन अंत्योदय। तो ये उसकी बात कर रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2। इफ आई टॉक अबाउट दी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पार्ट, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सिलेबस में है GS2 में, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So, Constitution of India mandates local governments to prepare and implement plans for economic development and social justice in the local areas, or you can say in the rural areas. ठीक है, to promote this goal, there have been several measures which have been taken by the governments. Like for example, Gram Sabha is there to facilitate people's participation. District Planning Committee is there, and the responsibility of District Planning Committee is to prepare the developmental plans and to implement them. State Finance Commission is there to ensure vertical and horizontal equity, and of course there is 1/3 reservation for women in local bodies. While in some states there is, in most of the states in fact I would say 50% reservation is provided to women in the local bodies, ठीक है, especially in the panchayats. So various steps have been taken
for economic development and ensuring the social justice in the rural areas in the ग्राम पंचायत. बट फिर भी कुछ इश्यूज हैं. ठीक है, ये जो रिफॉर्म्स हैं दीज आर नॉट इनफ इन डिलीवरिंग सोशल जस्टिस एंड प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया. और इसका डेटा हमें मिलता है SECC 2011 से, जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था. उससे हमें ये पता चला था दैट 90% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स हैव नो सैलरी जॉब्स, 53.7 million households are landless, 6.89 million female headed households have no adult member to support, and 49% suffer from multiple deprivations. Now अब ये सारा डेटा अगर आपको याद हो जाता है तो दैट इज वेल इन गुड. अगर नहीं होता है तो एक दो डेटा भी अगर आपको याद है तो दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है याद रखना वो ये है कि ये चीज उस कंट्री में हो रही है दैट स्पेंड्स मोर देन 3 trillion एवरी ईयर फॉर रूरल पुअर फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट बजट्स एंड बैंक क्रेडिट लिंक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम. इतना खर्चा करने के बावजूद भी जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन द रूरल एरियाज वो उतना अप टू द मार्क नहीं है. तो क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. तो इसी के लिए यही सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट 2017-18 में लेके आई मिशन अंत्योदय विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स. अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी स्कीम्स को कन्वर्ज करके जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट द सोशल जस्टिस कैन बी इंश्योर्ड एंड द डेवलपमेंट कैन बी इंश्योर्ड इन दीज एरियाज. एंड this addresses multiple deprivation of poverty, making gram panchayat the hub of a development program. And the idea behind the scheme is to identify the gaps in basic needs and the local level, and this has been done through the local surveys which are being conducted by the Ministry of Panchayati Raj. ठीक है, and integrating, after identifying the gaps, integrating resources of various schemes, self-help groups, voluntary organizations and so on to finance them. All right, and if pursued in a genuine manner, this can foster economic development and interjurisdictional equity. All right, so mission अंत्योदय ये काफी एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अगर इसको जेन्युइनली और प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इट विल डेफिनेटली लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड इट विल डेफिनेटली इंश्योर द सोशल जस्टिस टू द रूरल पीपल. ऑलराइट, so this was all about this article. Now let's do the PMI analysis. Pre में तो it is not important, but yes, for mains and interview question can be asked. Mains में, as I already told you, this is important for GS2 policies and programs. Question can be like this: with the right momentum, mission Antyodaya can transform rural India in terms of economic development and social justice. You have to discuss. Now the question is talking about the transformation of economic development, transformation of rural India in terms of economic development and social justice, which means that there might be some issues with the economic development and social justice, right? So first of all, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में चलोगे आप तो आपका बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा कि भाई देखो, रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस वी हैव वेरियस प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243G and W. ठीक है, उसके बाद यू कैन टेल द एग्जामिनर दैट यस दीज आर द इश्यूज एंड हाउ वी कैन टैकल दीज इश्यूज विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन अंत्योदय. दैट्स इट. इसी सीक्वेंस में चलोगे बहुत ही अच्छा है. तो ऑलरेडी आपका आंसर यहाँ पे फ्रेम्ड है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. एंड इंटरव्यू में what challenges are associated with the economic development of rural India and what governments are doing. क्या क्या challenges हैं associated with the economic development of rural India. तो challenges की अगर हम बात करें तो एक तो awareness एक बहुत बड़ा challenge है कि local areas में awareness नहीं है regarding the schemes, number 1. number 2, corruption एक बहुत बड़ा problem है local level पे. ठीक है, local level पे जो corruption होता है, state government पैसा देती है पर local level पे क्योंकि corruption ज़्यादा है जिसकी वजह से जो benefit है वो बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच पाता. इसके अलावा जो एक डेवलपमेंटल प्लान है उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की का बहुत बड़ा इशू है. डेवलपमेंटल प्लान तो बना दिए जाते हैं पर उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता. तीसरा, लैक ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी देखा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में. और इसके अलावा लैक ऑफ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो देयर आर वेरियस चैलेंजेस which are associated with the economic development of rural India. ठीक है, and what governments are doing? तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आई है. लाइक फॉर एग्जांपल एक तो मिशन अंत्योदय है, इसके अलावा डे NRLM है, इसके बाद DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, देन ऑफ कोर्स वी हैव प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ठीक है, तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही हैं टू एंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडिया. ऑलराइट, so all these things can be
कैन बी टू, ये सारी चीज़ें आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हो. And now this article very important. This talks about why India is currently a democratic superpower. हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर का जो सिचुएशन है, इसमें इंडिया की एक काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन है. बिकॉज इंडिया, मैंने पहले भी कई बार ये वर्ड का इस्तेमाल किया है, इंडिया सबकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है. दोनों बातें. इंडिया का काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है, इंडिया का काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है इन दिस इशू. तो इस बैलेंस्ड अप्रोच की वजह से अब इंडिया की जो पोजीशन है काफ़ी स्ट्रांग है. एंड currently entire world is looking towards India in resolving this Russia Ukraine issue. पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि इन दोनों के बीच का जो इश्यू है उसको रिजॉल्व कर सकता है. नाउ व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सुपर पावर. नाउ व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ वर्ल्ड्स लीडर, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. नॉट ओनली कि इंडिया ने बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है इन दिस इशू, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं. For example, world's largest third economy is India in terms of purchasing power. ठीक है. India is a vibrant free market which is open for all. India has a very booming tech sector with various schemes which is being implemented by government of India to give a boost to the technology sector of the country. इसके अलावा for manufacturing sector as well, there are various PLI schemes which are being implemented by the government of India. A population that's eager to learn and to innovate. एवरेज एज हमारे पॉपुलेशन की आज भी 35 ईयर्स है. यंगेस्ट पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में हमारे यहाँ की, विच इज़ ईगर टू लर्न एंड टू इनोवेट. ठीक है. और ये बात इसी से पता चलती है कि पिछले साल बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे देश में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर किए गए हैं. ठीक है. अ ग्लोरसली रम्बस्टियस प्रेस. ठीक है. इसके अलावा एन ऑनेस्ट जुडिशरी, अ गवर्नमेंट दैट इज रैपिडली क्लोजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, एंड फाइनली एन ओपननेस टू द वाइडर वर्ल्ड with a vast diaspora. So all these are the reasons that why India is seen as a world's leader, as a world's democratic leader. All right. इसके अलावा after the Russia's invasion on Ukraine, the world is looking towards a trade regime which is based on peace and fairness. और कहीं पे भी अगर peace और fairness की बात आएगी तो उसमें इंडिया would be at number one, because जब से हम आज़ाद हुए हैं या इनफैक्ट उससे पहले से भी जो हमारे नींव है दैट इज बेस्ड ऑन द पीस एंड फेयरनेस. ठीक है. इंडिया ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है आज तक. एंड सो इंडिया का जो पूरा का पूरा पॉलिसी है दैट इज बेस्ड ऑन पीस एंड फेयरनेस. सो अगर पूरी दुनिया एक ऐसे ट्रेड रेजिम की तरफ देख रही है विच इज बेस्ड ऑन पीस एंड फेयरनेस, तो उसमें इंडिया का जो टेक है वो बहुत बड़ा होने वाला है. एंड दैट इज वाई ऑल्सो इंडिया इज सीन एज अ ग्लोबल लीडर इन द करेंट सिचुएशन. And India has maintained a balanced approach in Russia-Ukraine issue, thereby maintaining balanced relations between relations with West and Russia. Western world से भी हमारे relation और Russia दोनों से हमारे relation balanced है. And therefore, in such a strong position, India should exercise moral leadership, urging Russia to give up the territory it has seized, which can avoid the further bloodshed. ठीक है. अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके प्रेसिडेंट है रशिया के, उनकी बातचीत भी हुई थी. उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अर्ज किया था रशियन प्रेसिडेंट को कि इन सारी चीज़ों को अगर बातचीत से सुलझाया जा सकता है तो दैट वुड बी गुड फॉर दी वर्ल्ड. ठीक है. तो इंडिया कोशिशें कर रहा है. तो देखने वाली बात यह है कि रशिया कब इंडिया की बात सुनता है. ऑलराइट. एंड नाउ लेट्स डू द PMI एनालिसिस. प्री के लिए दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉर मेन्स एंड इंटरव्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. GS टू इंटरनेशनल रिलेशंस में अगेन इसका काफ़ी स्कोप है. एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: India is more than capable of providing leadership than the world often needs. Discuss in the light of ongoing Russia-Ukraine conflict. India जो है जितना दुनिया देख रही है, जितने दुनिया को ज़रूरत है, वो उससे ज़्यादा लीडरशिप प्रोवाइड करा सकता है. यू हैव टू डिस्कस इट इन द लाइट ऑफ ऑनगोइंग Russia-Ukraine conflict. तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है ये चीज़ें कि कैसे आपको इसमें आंसर लिखना है. तो आई होप यू गाइज कैन ईजिली राइट अ गुड आंसर ऑन दिस क्वेश्चन. एंड इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई आजकल की जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से बताओ कि क्यों इंडिया को एक ग्लोबल लीडर की तरह देखा जा रहा है, क्या रीज़न है. तो रीज़न हमने पढ़ लिया भाई, बहुत सारे रीजंस हैं. इतने रीजंस काफ़ी हैं इंटरव्यू में बताने के लिए. ऑलराइट. एंड द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, दिस आर्टिकल गाइस, अब इसमें से क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक डेटा एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इवन नॉट ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. अगर यूनाइटेड नेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता था, बट क्योंकि ये US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है. बट येस,
हमें फिर भी इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसने कुछ अजीब अजीब सी बातें बोल दी हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल USCIRF? सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 एंड इट इज़ अ US एजेंसी, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। इट हैज़ अ मैंडेट टू मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट इज़ लेड बाय 9 part-time commissioners appointed by the President of USA and leadership of both political parties in the House and the Senate. And it gives its recommendations to the President, the Secretary of State and the Congress. तो ये था brief information about USCIRF. अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने इंडिया को फिर से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल दिया है, ठीक है। इंडिया वंस अगेन हैज बीन पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बाय द USCIRF, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या होता है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का? सो दीज आर दोज कंट्रीज whose governments either engage in or tolerate the particularly severe violations of religious freedom. जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन को गवर्नमेंट्स जो है वो टॉलरेट कर रही है या फिर उसमें खुद एंगेज है, तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे भी होती है वहाँ पे उन कंट्रीज को बोला जाता है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। और लगातार तीसरे साल इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का डेजिग्नेशन दिया गया है बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉन्ग विद इंडिया देयर आर अदर 14 कंट्रीज विच हैव बीन गिवन दिस डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी मैं कहूँगा ये बहुत ही एक नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स इंडिया, तो दैट इज़ वाई इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ ले। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आर यू यू नो क्या आप अग्री करते हो विद द USCIRF रिकमेंडेशन ऑन पुटिंग इंडिया इनटू द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी? तो ऑफकोर्स आपका आंसर ना ही होगा, बट येस फिर भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। So are these recommendation by this organization binding on the US government? No, they are absolutely not binding. And what is the likely impact of the USCIRF recommendation? तो अभी तक US स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया है ऑन दिस रिकमेंडेशन, बट क्योंकि आजकल थोड़ी सी फ्रिक्शन है बिटवीन इंडिया एंड USA ऑन दी रशिया यूक्रेन इश्यू, तो हो सकता है कि बिडेन की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, बट आई बिलीव ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत छोटी मोटी चीज़ है। इसके लिए US अपना नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि US का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है इंडिया के साथ, तो अगर USA कुछ भी एक्शन लेगा तो ऑफकोर्स उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट टाइम जब ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में इंडिया को रखा गया था लास्ट टाइम, तो एक स्टेटमेंट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, और वही स्टैंड मुझे लगता है इस बार भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो पिछला स्टैंड था वो ये था दैट आवर प्रिंसिपल पोजीशन रिमेन्स दैट वी सी नो लोकल स्टैंड आई फॉर अ फॉरेन एंटिटी टू प्रोनाउंस ऑन द स्टेट ऑफ अवर सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स। हमारे जो सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स हैं उस पर किसी फॉरेन कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई हक नहीं बनता अपनी जजमेंट सुनाने का, ठीक है। तो आई ऑल्सो बिलीव कि येस, मेरा ओपिनियन भी यही है कि ये बिल्कुल सही बात है कि एक आप स्टेट की, आप एक कंट्री की, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप वहाँ पे बैठे बैठे आप किसी एक देश के कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स के बारे में जजमेंट दे रहे हो, तो ये तो बात ही गलत है। तो इसीलिए इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। बट यस, पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया का देखो, इंडिया के प्रो में बात हो रही हो या इंडिया के अगेंस्ट बात हो रही हो, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज इन फ्यूचर जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आपको सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, and that's it for today's session, guys. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section and I'll see you in the next session tomorrow. Goodbye, take care, and God bless.